तो आज की क्लास में सूडो एपेंडिसाइटिस की कंडीशन है उसको डिस्कस करेंगे। सूडो एपेंडिसाइटिस जब कहते हैं नहीं फॉल्स एपेंडिसाइटिस, एक्चुअली ये एपेंडिसाइटिस का केस नहीं है, पर उसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इस तरह से कि वो सजेस्ट कर रहे हैं कि पॉसिबल केस क्या है एपेंडिसाइटिस का है। तो मल्टीपल इन्फेक्शन है जिसके नतीजे में खासतौर से दो इन्फेक्शंस जिसकी हम यहाँ बात करेंगे, जिसके नतीजे में सिमिलर प्रेजेंटेशन हो सकता है जैसे कि एपेंडिसाइटिस, यानी एपेंडिसाइटिस ऐसे फीचर्स डेवलप होते हैं। इसमें फर्स्ट इन्फेक्शन है वो यर्सीनिया इन्फेक्शन। यर्सीनिया इन्फेक्शन के नतीजे में ख़ास तौर से सिमिलर प्रेजेंटेशन होता है। इसके अलावा अगर क्रोन्स डिजीज़ है, क्रोन्स डिजीज़ अगर किसी इलियम को या इंटेस्टिनल स्ट्रक्चर को या ख़ास तौर से कोलोन को अगर इन्वॉल्व कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में सिमिलर प्रेजेंटेशन हो सकता है जो मिमिक कर सकता है एपेंडिसाइटिस से। तो बेसिकली ये वो सारी कंडीशन जिसमें एक्चुअल वो केस एपेंडिसाइटिस का नहीं है पर सिमिलर प्रेजेंटेशन की वजह से एपेंडिसाइटिस जैसे फीचर्स डेवलप होते हैं, तो इन सारी कंडीशंस को हम कंसिडर करेंगे सूडो एपेंडिसाइटिस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स, यानी एपेंडिसाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं उनकी हम बात करेंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स को ओवरऑल हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स को हम सिम्टम्स, यानी क्लिनिकल फीचर्स को हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे ही इसके बाद इंस्पेक्शन के अंदर जो चीज़ें आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे। पाल्पेशन के अंदर यानी पेशेंट को पाल्पेट कर रहे हैं तो क्या क्लिनिकल फाइंडिंग होगी, क्या साइन उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही कुछ मॉडिफाइड क्लिनिकल फीचर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में सबसे पहली कंडीशन है जिसमें मर्फीज़ ट्रायड बोलते हैं। मर्फीज़ ट्रायड के अंदर तीन चीज़ें होती है, पेन, वोमिटिंग एंड फीवर। ठीक है, अब मर्फीज़ ट्रायड क्यों नाम दिया गया, तो बेसिकली एक सर्जन थे, अमेरिकन सर्जन थे जिसका नाम था जॉन बेंजामिन मर्फी। इनके नाम के बिहार पे चूँकि इन्होंने सबसे पहले मर्फीज़ ट्रायड को सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया था, इसी बिहार पे इस साइन का नाम रखा गया। ठीक है, इसमें मर्फीज़ ट्रायड के अंदर हम बात करें तो फर्स्ट जो फीचर है, जो फर्स्ट क्लिनिकल फीचर है जो डेवलप होता है वो है पेन का, यानी एब्डोमिनल पेन डेवलप होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लिनिकल फीचर है वो वोमिटिंग है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लिनिकल फीचर है वो फीवर का है। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से अगर डायग्नोसिस आप करना चाह रहे हैं कि एपेंडिसाइटिस का केस है या नहीं है, तो मर्फीज़ ट्रायड को अगर हम ध्यान में रखें तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट ख़ासतौर से पेन, वोमिटिंग और फीवर, ये सीक्वेंस होनी चाहिए। अगर ये सीक्वेंस नहीं है तो आपकी जो डायग्नोसिस है पॉसिबल है कि आपने कहीं गलती करी है, तो आपने अपनी डायग्नोसिस को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्लियर है। एक और फाइंडिंग है ख़ासतौर से एनोरेक्सिया की। तो 90% केसेस के अंदर ऐसे पेशेंट जो एपेंडिसाइटिस से सफ़र करते हैं इन क्लिनिकल फीचर्स के पहले एनोरेक्सिया की कंप्लेन करते हैं। एनोरेक्सिया की कंप्लेन होती है अगर एनोरेक्सिया इन क्लिनिकल फीचर्स से पहले अगर उसकी हिस्ट्री नहीं मिल रही है, तब भी जो डायग्नोसिस आपकी एपेंडिसाइटिस की है वो भी क्वेश्चनेबल है। तो जहाँ क्लिनिकल फीचर्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, पेन, वोमिटिंग, फीवर, जिसको मर्फीज़ ट्रायड कहते हैं, उससे पहले अगर पेशेंट एनोरेक्सिया की हिस्ट्री नहीं दे रहा है तो ये क्वेश्चनेबल है, पॉसिबल है कि 90% केसेस के अंदर जो एनोरेक्सिया की कंडीशन है वो देखी जाती है एपेंडिसाइटिस के अंदर। तो अगर जहाँ इस सिम्टम्स की बात करें एनोरेक्सिया की बहुत कंसिस्टेंट है एपेंडिसाइटिस के केस में, तो अगर ये सिम्टम्स अगर पेशेंट इस तरह की हिस्ट्री नहीं दे रहा है कि उसके एनोरेक्सिया की कंडीशंस थी, तो ये आपकी डायग्नोसिस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने डायग्नोसिस को दोबारा से रिकन्सिडर करें कि ये केस एक्चुअल में एपेंडिसाइटिस का केस है या कुछ और कंडीशन है जिसमें सिमिलर प्रेजेंटेशन है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेन की। तो पेन बेसिकली जितने भी केसेस होंगे उनमें खासतौर से एपेंडिसाइटिस का जो पेन होगा हम दो पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं इसको। विसरल पेन, यानी एक पेन जो होगा अम्बिलिकस के अराउंड पेन होता है, जो इनिशियल पेन है अम्बिलिकस के अराउंड होगा, और ये बेसिकली जो इनिशियल पेन होता है वो विसरल पेन है। विसरल पेन, ठीक है। विसरल पेन क्यों डेवलप होगा, या विसरल पेन जो अम्बिलिकस के अराउंड पेन डेवलप होता है, ऑल बिकॉज ऑफ डिस्टेंशन ऑफ द अपेंडिक्स। हमने डिस्कस किया था पैथोलॉजिकल चेंजेस के अंदर अपेंडिक्स क्या होगी, डिस्टेंड होती है। तो इस डिस्टेंशन की वजह से बेसिकली जो फर्स्ट पेन होगा अपेंडिसाइटिस का, जो विसरल पेन है जो अराउंड द अम्बिलिकस डेवलप होता है, वो ऑल बिकॉज ऑफ द डिस्टेंशन ऑफ द अपेंडिसाइटिस से पेन डेवलप होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसमें अगर जो फर्स्ट पेन है उसके कैरेक्टर्स की बात करें तो ये बेसिकली ये पेन कैरेक्टराइज होता है, वेग होगा, वेग पेन होगा, डिफ्यूज़ पेन होगा, डल होगा और इंटरमिटेंटली क्रैम्पिंग इन नेचर होगा। तो जो फर्स्ट पेन है, जो विसरल पेन है, जो फर्स्ट अराउंड द अम्बिलिकस डेवलप होता है, ये पेन, इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो ये पेन वेग होगा, यानी आप पेशेंट से पूछोगे किस तरह कहाँ पेन हो रहा है तो किसी पर्टिकुलर एरिया को लोकलाइज नहीं कर पाएगा, यानी लोकलाइजेशन ऑफ द पेन यहाँ नहीं होगा। तो वेग पेन होगा, डिफ्यूज़ होगा, डल होगा, और कई बार डल होने के साथ साथ इसमें इंटेंसिटी भी आती है इंटरमिटेंटली, ये क्रैम्पिंग इन नेचर भी होगा। क्लियर है।
अब बात आती है जो फर्स्ट पेन जो अम्बिलिकस के अराउंड डेवलप हुआ है, जो विसरल पेन है, जो डिस्टेंशन ऑफ द अपेंडिक्स के नतीजे में डेवलप होगा। अब ये पेन शिफ्ट होता है टुवर्ड द राइट इलियक फोसा। इस शिफ्टिंग ऑफ द पेन के अंदर ख़ास तौर से टाइम लग जाता है 1 से 12 आवर का टाइम लग जाता है इस शिफ्टिंग के अंदर। और शिफ्टिंग ऑफ द पेन जो राइट इलियक फोसा के अंदर होता है, जो पेन पहले अराउंड द अम्बिलिकस था वो शिफ्ट करके कहाँ चला जाएगा, राइट इलियक फोसा के अंदर। ये कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर है किसके लिए, अपेंडिसाइटिस के लिए। इसको बोलते हैं माइग्रेटरी पेन या शिफ्टिंग ऑफ द पेन। ठीक है, अब शिफ्टिंग ऑफ द पेन क्यों होगा, जहां आप सबसे पहले अगर हम बात करें कि अम्बिलिकस के अराउंड पेन क्यों हुआ था, तो अम्बिलिकस के अराउंड पेन इस वजह से हो रहा था, वो रेफर्ड पेन था। बेसिकली किस तरह का पेन था, रेफर्ड पेन था। रेफर्ड पेन की कंडीशन खास तौर से तब डेवलप होती है जब अगर सेम सेगमेंटल सप्लाई हो, यानी किसी स्ट्रक्चर्स की सेम सेगमेंटल सप्लाई है तो वहाँ रेफर्ड पेन हो सकता है। तो अम्बिलिकस की जो सेगमेंटल सप्लाई है वो है T9 और T10 से। यही सप्लाई किसकी होती है, अपेंडिक्स की बेस की भी सप्लाई जो है T9 T10 से। इसी वजह से जो अपेंडिक्स की कंडीशन, खासतौर से डिजीज़ कंडीशन क्या है, अपेंडिक्स के अंदर है। जो डिजीज़ कहाँ डेवलप हो रही है, अपेंडिक्स के अंदर, यानी इन्फ्लामेशन की कंडीशन अपेंडिक्स में डेवलप हो रही है, पर उसका रेफर्ड पेन अम्बिलिकस के अराउंड हो रहा है। तो उसके पीछे रीज़न एक्सप्लेनेशन है कि सेम सेगमेंटल सप्लाई होने की वजह से अल्दो डिजीज़ ऑर्गन का अपेंडिक्स है, उसका पेन रेफर्ड होता है टुवर्ड्स द अम्बिलिकस। तो फर्स्ट पेन जो अम्बिलिकस के अराउंड डेवलप होगा वो विसरल पेन है और वो डिस्टेंशन ऑफ द अपेंडिक्स की वजह से डेवलप होता है। यह रेफर्ड टाइप ऑफ द पेन है। और क्यों होता है, तो उसके सेम सेगमेंटल सप्लाई है अम्बिलिकस की भी और अपेंडिक्स की भी। वो नर्व्स जिसके सेगमेंटल सप्लाई की अगर बात करें T9 और T10। क्लियर है। अब जो पेन अम्बिलिकस के अराउंड था वो शिफ्ट करके टुवर्ड द राइट इलियक फोसा जाता है, ऑल बिकॉज ऑफ यहाँ इन्फ्लामेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। इन्फ्लामेशन एस्टेब्लिश होगा, यानी जो इन्फ्लामेटरी जो प्रोसेस है, इन्फ्लामेटरी चेंजेस होंगे अपेंडिक्स के अंदर, टोटली फुली डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद जो उसकी ऊपर की पेरिटोनियम जिसको बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम, अब पैराइटल पेरिटोनियम के अंदर भी इन्फ्लामेशन होगा, यानी पेरिटोनाइटिस होगी, लोकलाइज पेरिटोनाइटिस होगी। उसकी वजह से पेन शिफ्ट होता है टुवर्ड द राइट इलियक फोसा। तो जो राइट इलियक फोसा के अंदर पेन है, ऑल बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेरिटोनियम, और पेरिटोनियम कौन सी, पैराइटल पेरिटोनियम की इन्वॉल्वमेंट की वजह से पेशेंट को पेन होता है। ठीक है, क्लियर है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वोमिटिंग की। जो सेकंड क्लिनिकल फीचर है मर्फीज ट्रायड के अंदर वो है वोमिटिंग। तो वोमिटिंग ख़ास तौर से शुरू होगा फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ द पेन। अगर पेन से पहले वोमिटिंग हो रही है तो भी एक केस डायग्नोसिस, ये खास तौर से कंडीशन अपेंडिसाइटिस की नहीं हो सकती। तो पेन के बाद वोमिटिंग होनी चाहिए, सीक्वेंस फॉलो होनी चाहिए। जनरली जो वोमिटिंग शुरू होती है फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ द पेन। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों वोमिटिंग होती है, तो उसका आंसर है रिफ्लेक्स पाइलोरिक स्पाज़्म की वजह से पेशेंट को वोमिटिंग होती है। अगर हम बात करें कितने परसेंट लोगों के अंदर वोमिटिंग होती है ख़ासतौर से अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में, तो 9 आउट ऑफ 10 पेशेंट, यानी ये भी बहुत कंसिस्टेंट क्लिनिकल फीचर है। 10 लोगों में से 9 लोगों को वोमिटिंग होती है, तो कंसिस्टेंट फीचर है। ठीक है, बच्चों में अगर बात करें तो इसमें वोमिटिंग जो होगी वो मोर फ्रीक्वेंटली होगी। एडल्ट के अंदर एब्सेंट हो सकता है, वोमिटिंग के जो एपिसोड्स होंगे वो या तो कम होंगे, 1 या 2 एपिसोड्स होते हैं, या कई बार वोमिटिंग नहीं होती ऐसे पेशेंट के अंदर। ठीक है, अगर वोमिटिंग पेन से पहले अगर डेवलप हो रही है तो ये डायग्नोसिस को, आपकी डायग्नोसिस की कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी डायग्नोसिस अगर अपेंडिसाइटिस बना रहे हैं जहाँ वोमिटिंग पेन से पहले हो रही है, तो वहाँ आपकी जो डायग्नोसिस है क्वेश्चनेबल है, यानी आपको दोबारा से रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है जो डायग्नोसिस आपने अपेंडिसाइटिस की बनाई है। नेक्स्ट हम बात करें जो क्लिनिकल फीचर है वो फीवर का है। फीवर बेसिकली खासतौर से अगर टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ टेम्परेचर जो होता है 99 से लेकर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो अपेंडिसाइटिस के अंदर अगर हम बात करें जो टेम्परेचर होता है 99 से 100 के बीच में होगा। यहाँ टेकीकार्डिया की कंडीशन देखी जाएगी, और टेकीकार्डिया इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा। सपोज करिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि फॉर एवरी राइज इन टेम्परेचर हार्ट बीट्स राइजेज बाई 10 बीट्स, यानी अगर 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में जो हार्ट बीट होगा वो 10 टाइम बढ़ जाता है। तो इस तरह के जो रिलेटिव टेकीकार्डिया की कंडीशन देखी जाएगी। ठीक है,
अगर बात आती है कि पल्स रेट अगर बढ़ रहा है मोर देन 100 पर मिनट है तो ये परफोरेशन को शो करता है। जहाँ पेशेंट नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल हालात की बात करें, जहाँ पेशेंट का जो पल्स रेट था वो नॉर्मल था 72 और 80 के बीच में था, पर पल्स रेट अगर 100 पर मिनट से ज़्यादा है तो ये परफोरेशन को इंडिकेट करता है। ऐसे ही जनरलाइज पेरिटोनाइटिस के कंडीशन में जो फीवर होगा, फीवर हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, जहां हमने डिस्कस किया था अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में जो फीवर होता है 99 से लेकर 100 के बीच में होगा। अगर फीवर 101 से ज़्यादा है तो ये पेरिटोनाइटिस को शो करता है, ठीक है, जनरलाइज पेरिटोनाइटिस की कंडीशन को शो करता है। कुछ अदर फीचर्स की हम बात करें तो एज की बात करें कि कौन से एज ग्रुप के अंदर अपेंडिसाइटिस की इंसिडेंस देखी जाती है, तो ख़ास तौर से 2 साल से कम बच्चों में इसकी इंसिडेंस कम देखी जाती है, रेयर है, ठीक है। एक और क्लिनिकल फीचर है ख़ास तौर से, वो है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी की, और यूरिनरी फ्रीक्वेंसी की कंडीशन देखी जाएगी अगर अपेंडिक्स की पोजीशन क्या है, पेल्विक पोजीशन है। पेल्विक पोजीशन की कंडीशन में अपेंडिक्स इरिटेट होगा, अपेंडिक्स जो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है वो ब्लाडर को इरिटेट करेगा, ब्लाडर को इरिटेट करेगा तो ऐसी कंडीशन में अर्ज ऑफ मिक्चुरेशन होगा, यानी यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ी ही होगी। मेजॉरिटी ऑफ दी कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन होती है, यूजुअल फीचर ये होता है, पर डायरिया की कंडीशन देखी जा सकती है अगर अपेंडिक्स की पोजीशन क्या है, प्री इलियल है या पोस्ट इलियल है। प्री इलियल और पोस्ट इलियल पोजीशन यानी इलियम, जो अपेंडिक्स की पोजीशन क्या है, इलियम से पहले उसको प्री इलियल बोलेंगे, इलियम के पीछे तो इसको बोलेंगे पोस्ट इलियल। तो अगर ये पोजीशन है अपेंडिक्स की और अपेंडिक्स क्या इन्फ्लेम्ड है, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स बेसिकली इलियम को इरिटेट करेगा। तो आपने टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम के अंदर जो भी हम फूड प्रोडक्ट खाते हैं उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो वहाँ तक बेसिकली क्या होता है, वो सेमी सॉलिड इन नेचर होता है। तो जो भी रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम के अंदर ज़्यादा होता है। तो सपोज़ करिए जो अपेंडिक्स की पोजीशन है वो प्री इलियल पोजीशन है या पोस्ट इलियल पोजीशन है, ऐसी कंडीशन में इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स इलियम को इरिटेट करेगा। इलियम को इरिटेट करने की वजह से बेसिकली जो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होगी तो अर्ली इवैक्यूएशन होगा किसका, वेस्ट प्रोडक्ट का अर्ली इवैक्यूएशन होगा। तो जैसे मैंने बताया कि टर्मिनल पार्ट तक वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है जो भी फीकल कंटेंट है उसके अंदर। तो अगर अर्ली इवैक्यूएशन होगा तो जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो कंप्लीट नहीं होता, ऐसी कंडीशन में सेमी सॉलिड फीकल कंटेंट बाहर आता है, यानी डायरिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो डायरिया बेसिकली खास तौर से ऐसे पेशेंट के अंदर जो अपेंडिसाइटिस से सफ़र कर रहे हैं और जिनमें अपेंडिक्स की पोजीशन क्या है, प्री इलियल है या पोस्ट इलियल है, उनमें डायरिया की कंडीशन देखी जाती है, ठीक है। अगर इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो जो पेशेंट अपेंडिसाइटिस से सफ़र कर रहा है वो एंक्सियस होगा, एंक्सियस बिकॉज ऑफ पेन हो सकता है, बिकॉज ऑफ फियर हो सकता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट को अगर एग्जामिन करोगे तो उसका टंग ड्राई मिलेगा, और टंग ड्राई होना बेसिकली इंडिकेट करता है किसको, डिहाइड्रेशन को। डिहाइड्रेशन क्यों होगा ऐसे पेशेंट के अंदर, डिहाइड्रेशन होगा फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग की वजह से, या पेशेंट को सपोज करिए वॉमिटिंग के साथ साथ अगर किसी हॉस्पिटल में आपने एडमिट किया तो वहाँ हम नील पर ओरली रखते हैं पेशेंट को, तो अगर हमने आईवी फ्लूइड एडिक्वेट अमाउंट में नहीं दिया तो पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो सकता है। या जहाँ पेशेंट फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग हो रही है तो ऐसी कंडीशन में भी डिहाइड्रेटेड हो सकता है, ठीक है। अगर केयरफुली एग्जामिन करें तो सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिटेशन होगा रेस्पिरेटरी मूवमेंट का भी। रेस्पिरेटरी मूवमेंट की लिमिटेशन क्यों होगी, उसके पीछे रीज़न ये है कि पेशेंट अगर डीप इंस्पायर करेगा तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को पेन होगा। तो आप पैटर्न पता है एब्डोमिनोथोरेसिक थोरैको एब्डोमिनल पैटर्न होता है रेस्पिरेशन का, ठीक है, मेल और फीमेल का दोनों का पैटर्न अलग होता है। तो जो भी पैटर्न है वहाँ सर्टेन अमाउंट ऑफ एब्डोमिनल मूवमेंट होती है रेस्पिरेशंस के अंदर। एब्डोमिनल मूवमेंट होगी तो जो इंटेस्टिनल लूप होगी वो शिफ्ट होगी, इंटेस्टिनल मूवमेंट जो लूप होगी शिफ्ट होगी, वो अपेंडिक्स को इरिटेट करेगी तो पेशेंट को पेन होगा, ठीक है। इसी वजह से ऐसे पेशेंट के अंदर जो अपेंडिसाइटिस से सफ़र कर रहे हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टेन लिमिटेशन होगा रेस्पिरेटरी मूवमेंट का। अगर केयरफुली पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो पेशेंट अपनी ब्रीथ को डीप इंस्पायर नहीं कर रहा है, वो ऑल बिकॉज वो डीप इंस्पायर करेगा तो मसल्स क्या होंगी, एब्डोमिनल मसल्स मूव करेगी, साथ साथ में जो इंटरनल विसराज है वो मूव करेंगी तो पॉसिबल क्या होगा, फिर उसको पेन होगा। तो इस पेन से बचने के लिए पेशेंट बेसिकली डीप इंस्पायर नहीं करता। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंस की। तो साइन में सबसे पहले पेशेंट को अगर खांसी करने के लिए बोलेंगे तो ऐसे पेशेंट में जो खास तौर से अपेंडिसाइटिस सफ़र कर रहा है वो जब वो खांसी करेगा तो उसको राइट इलियक फोसा के अंदर पेन होगा।
मसल गार्डनिंग हो सकती है, मसल रिजिडिटी मिल सकती है ऐसे पेशेंट के अंदर। तो रिजिडिटी बेसिकली, रिजिडिटी की बात करें तो पेरिटोनियल इरिटेशन की वजह से रिजिडिटी डेवलप होती है। रिजिडिटी और गार्डनिंग की अगर हम बात करें, एक बेसिक डिफरेंस है, गार्डनिंग इज़ वॉलंटरी कंट्रक्शन और रिजिडिटी इज़ इनवॉलंटरी कंट्रक्शन। ठीक है, तो एक में पेशेंट खुद वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो गार्डनिंग है, जहाँ पेशेंट को डर है कि उसको पेन होगा, इसी वजह से अपने एब्डोमिनल मसल्स को वॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये गार्डनिंग होगी। रिजिडिटी बेसिकली खासतौर से अगर लोअर पार्ट के अंदर, एब्डोमिनल एरियाज़ के अंदर, खासतौर से पेरिटोनियम के अंदर अगर इन्फ्लामेशन है, पेरिटोनाइटिस की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लामेशन स्प्रेड करता है मसल्स के अंदर भी, या जो अंडरलाइंग, जो ओवरलाइंग जो मसल है उसके अंदर भी सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लामेशन होगा। उस इन्फ्लामेशन की वजह से मसल स्पास की कंडीशन में चला जाता है। या एक और पॉसिबिलिटी है कि पेरिटोनियम इरिटेट होगा, पेरिटोनियम की इरिटेशंस की वजह से मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी, और ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी बेसिकली रिजल्ट कर सकती है किसके अंदर, रिजिडिटी के अंदर। ठीक है, तो रिजिडिटी ऑल बिकॉज ऑफ किससे होगा, पेरिटोनाइटिस के नतीजे में, खासतौर से रिजिडिटी जो डेवलप होगी पेरिटोनाइटिस के नतीजे में होगी। टेंडरनेस हो सकता है पेशेंट के अंदर, टेंडरनेस खासतौर से, टेंडरनेस जब हम कहते हैं यानी पेन ऑन प्रेशर इस टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस की कंडीशन देखी जा सकती है राइट इलिक फोसा के अंदर, और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो मैकबर्निस पॉइंट पर। ठीक है, रिबाउंड टेंडरनेस इज बेसिकली पेन ऑन रिलीजिंग ऑफ प्रेशर। जब आपने प्रेशर एक्सर्ट किया उसके बाद पेशेंट को पेन हो रहा है, यहाँ सडन रिलीज़ करना होता है प्रेशर को, तो आपने प्रेशर एक्सर्ट किया वहाँ सडन रिलीज़ करेंगे। सडन रिलीज़ करने के बाद पेशेंट को अगर पेन होता है तो ये रिबाउंड टेंडरनेस है। अगर आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उस दौरान अगर पेन हो रहा है तो इसको बोलेंगे टेंडरनेस। तो टेंडरनेस और रिबाउंड टेंडरनेस की कंडीशन देखी जा सकती है खासतौर से राइट इलिक फोसा के अंदर और पर्टिकुलरली मैकबर्निस पॉइंट पे। रिबाउंड टेंडरनेस के लिए दो और नाम है इसके, रिलीजिंग साइन भी बोलते हैं या ब्लमबर्ग साइन बोलते हैं। ठीक है, तो रिबाउंड टेंडरनेस बेसिकली एक्यूट एपेंडिसाइटिस की कंडीशन को शो करता है। यहाँ एक फैक्ट आप याद रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर केस के अंदर, हर केस जो एपेंडिसाइटिस का केस है उसके अंदर रिबाउंड टेंडरनेस की कंडीशन मिलेगी। 50% केसेस के अंदर ये चांसेस है कि रिबाउंड टेंडरनेस की कंडीशन होगी, 50% केसेस ऐसे होंगे जहाँ रिबाउंड टेंडरनेस की कंडीशन नहीं देखी जाती। रॉब्सिंग साइन की अगर हम बात करें तो रॉब्सिंग साइन को बेसिकली रिफर्ड रिबाउंड टेंडरनेस भी बोलते हैं। रॉब्सिंग साइन का दूसरा नाम क्या है, रिफर्ड रिबाउंड टेंडरनेस। बेसिकली रॉब्सिंग साइन को हम कैसे इलिसिट कर सकते हैं, तो उससे पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं, और पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाने के बाद लेफ्ट इलियक फोसा के अंदर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिससे पेशेंट को राइट इलियक फोसा के अंदर पेन होगा। तो अगर ये कंडीशन मिलती है पेशेंट के अंदर, ये कंडीशन यानी जो मैन्यूवर आपने किया, लेफ्ट इलिक फोसा के अंदर प्रेशर एक्सर्ट किया और राइट इलिक फोसा के अंदर पेशेंट को पेन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बोलेंगे रॉब्सिंग साइन पॉजिटिव है। ठीक है, अब रॉब्सिंग साइन पॉजिटिव क्यों होगा, इसके दो एक्सप्लेन कॉजेज हैं इसमें। एक है, फर्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ बॉवेल लूप टुवर्ड द राइट साइड, यानी बॉवेल लूप शिफ्ट होगा जब लेफ्ट इलिक फोसा के अंदर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इस प्रेशर की वजह से जो बॉवेल लूप होगी, ये इंटेस्टिनल लूप होगी, वो शिफ्ट होगी टुवर्ड्स द राइट इलिक फोसा, और राइट इलिक फोसा में इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है, तो वो बॉवेल लूप इरिटेट करेगी किसको, अपेंडिक्स को इरिटेट करेगी। अपेंडिक्स इरिटेट होने की वजह से वहाँ पेन होगा। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन रॉब्सिंग साइन के लिए वो है शिफ्ट ऑफ बॉवेल लूप। सेकंड है रेट्रोग्रेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोलोनिक गैस। तो जब आप लेफ्ट इलिक फोसा के अंदर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उससे जो कोलोनिक गैस होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शंस के अंदर रेट्रोग्रेड डिस्प्लेसमेंट उसका होगा। ये रेट्रोग्रेड डिस्प्लेस जो गैस होगा वो फाइनली टकराएगा किससे, बेस ऑफ द अपेंडिक्स से टकराएगा, और फाइनली ऐसी कंडीशन में पेशेंट को पेन होगा। तो दो एक्सप्लेनेशन है किसके लिए, रॉब्सिंग साइन के लिए। फर्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ द बॉवेल लूप टुवर्ड्स द राइट इलिक फोसा, एंड द सेकंड एक्सप्लेनेशन इज रेट्रोग्रेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोलोनिक गैस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो क्लिनिकल फाइंडिंग है वो है स्वास साइन का, या सांस टेस्ट जो पॉजिटिव होगा। इसके लिए ख़ास तौर से हम पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्वास साइन कब बोलेंगे। अगर किसी पेशेंट में जो खासतौर से अपेंडिसाइटिस से सफ़र कर रहा है, उसके राइट लेग की हाइपर एक्सटेंशन कर रहे हैं, और हाइपर एक्सटेंशन की कंडीशन में पेशेंट को अगर राइट लेग फोसा के अंदर पेन हो रहा है, तो हम बोलेंगे स्वास टेस्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि श्वास टेस्ट हम क्यों करते हैं। तो श्वास टेस्ट बेसिकली हम इलियो श्वास मसल है उसकी स्ट्रेचिंग करते हैं। इलियो श्वास मसल्स और भी मसल्स है, कप्स ऑपरेटर मसल्स है और इलियो श्वास मसल्स हैं, और भी पेल्विक मसल जो पेल्विक फ्लोर बनाते हैं। तो अगर अपेंडिक्स इलियो श्वास मसल्स पे अगर लाई करेगा
तो अगर इलियोश्वास मसल्स को आप स्ट्रेच करोगे तो अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड है, वो इरिटेट होगा, इरिटेट होने की वजह से पेशेंट को पेन होता है। तो जो इलियोश्वास टेस्ट है उसमें बेसिकली हम पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाते हैं और राइट थाई को हाइपर एक्सटेंड करेंगे। हाइपर एक्सटेंड करने का मतलब पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। अगर हाइपर एक्सटेंशन की वजह से पेशेंट को अगर पेन हो रहा है तो हम बोलेंगे श्वास टेस्ट पॉजिटिव है। और श्वास टेस्ट पॉजिटिव कब होगा? श्वास टेस्ट पॉजिटिव होगा, कौन सी पोजीशन होगी? रेट्रोसिकल पोजीशन होगी अपेंडिक्स की, यानी कौन सी पोजीशन होगी? रेट्रोसिकल पोजीशन अगर अपेंडिक्स की है तो ऐसी कंडीशन में श्वास टेस्ट पॉजिटिव होगी। क्लियर है? कॉप्स ऑब्टुरेटर टेस्ट की अगर हम बात करें तो खासतौर से पॉजिटिव होगा अगर पेल्विक अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स की पोजीशन क्या है? पेल्विक अपेंडिक्स है, पेल्विक पोजीशन है अपेंडिक्स की। इसमें हम यहाँ पे कॉप्स ऑब्टुरेटर मसल्स हैं उसको स्ट्रेच करते हैं। उसके स्ट्रेच करने के वजह से अगर पोजीशन अपेंडिक्स की क्या है? पेल्विक पोजीशन है। पेल्विक पोजीशन में अपेंडिक्स लाई करेगी किस पर? कॉप्स ऑब्टुरेटर मसल्स पे। और कॉप्स ऑब्टुरेटर मसल्स को अगर आप स्ट्रेच करोगे तो अपेंडिक्स को इरिटेट करेगा। इरिटेट करने की वजह से पेशेंट को पेन होगा। अगर पेन होता है तो हम बोलेंगे कॉप्स ऑब्टुरेटर टेस्ट पॉजिटिव है। अब मैन्यूवर क्या है इसको समझ लेते हैं। पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे, उसके बाद उसकी जो थाई होगी उसको या लेग होगी उसको हम फ्लेक्स करते हैं। एक सर्टेन एंगल पर फ्लेक्स करेंगे, यानी उसको बेंड करेंगे। बेंड करने के बाद हम क्या करेंगे? इंटरनली रोटेट करेंगे, पैसिव रोटेशन करेंगे। पैसिव रोटेशन की कंडीशन ये है कि पेशेंट को आप इंस्ट्रक्ट नहीं करोगे, आप एज ए एग्जामिनर आप पेशेंट के जो फुट को होल्ड करोगे और इंटरनली रोटेट करोगे। एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पेशेंट अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके मूवमेंट कर रहा है तो वो क्या है? एक्टिव मूवमेंट है। अगर एग्जामिनर अगर कर रहा है तो उसको बोलेंगे पैसिव। तो ये बेसिकली यहाँ पे इंटरनल रोटेशन जो होगा वो पैसिव होगा। ठीक है, तो दोबारा से इस मैन्यूवर को जिसके थ्रू हम कॉप्स ऑब्टुरेटर टेस्ट को इलिसिट करते हैं या परफॉर्म करते हैं उसको समझते हैं। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाया। सुपाइन पोजीशन में लेटाने के बाद राइट लेग को हम क्या करेंगे? सर्टेन एंगल पर फ्लेक्स करेंगे। फ्लेक्स करने के बाद उसकी जो फुट होगी फुट को होल्ड करेंगे और इंटरनली रोटेट करेंगे। अगर ये मैन्यूवर करते हुए पेशेंट को राइट इलियक फोसा के अंदर पेन होगा तो हम बोलेंगे कॉप्स ऑब्टुरेटर टेस्ट पॉजिटिव है। और ये कंडीशन खासतौर से अपेंडिक्स की पोजीशन अगर पेल्विक पोजीशन है तो कॉप्स ऑब्टुरेटर टेस्ट पॉजिटिव होगा। एक और क्लिनिकल फाइंडिंग है जिसको बोलते हैं हाइपरेस्थेसिया इन शेरेन-स्टेंगल। तो शेरेन-स्टेंगल पहले समझते हैं। हाइपरेस्थेसिया इन इंक्रीज सेंसेशन, ये ट्रेंगुलर पार्ट है। जो शेरेन-स्टेंगल है ये ट्रेंगुलर पार्ट है लोअर एब्डोमेन के अंदर, राइट इलियक फोसा के अंदर। तो ये ट्रेंगुलर एरिया अगर इसकी बॉर्डर की हम बात करें, इसकी बाउंड्रीज़ की बात करें, इसकी लैंडमार्क की बात करें तो ये एरिया बेसिकली एक इमेजिनरी ट्रायंगल है। इसको हम कैसे इसकी बॉर्डर्स को इलिसिट कर सकते हैं? तो अगर अम्बिलिकस को एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन से जोड़े और एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन को पीबिक ट्यूबरकल से और पीबिक ट्यूबरकल को अम्बिलिकस से, तो एक ट्रायंगुलर एरिया फॉर्म होगा जिसको बोलेंगे शेरेन-स्टेंगल। तो शेरेन-स्टेंगल के अंदर खासतौर से अगर एक्यूट अपेंडिसाइटिस की कंडीशन है तो इसमें हाइपरेस्थेसिया की कंडीशन देखी जाएगी, यानी इंक्रीज सेंसेशन मिलेगा। इंक्रीज सेंसेशन कैसे आप इलिसिट कर सकते हो? तो सपोज करिए एक फीदर है, फीदर से आप इस एरिया के अंदर टच करोगे, पेशेंट को पेन महसूस होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि हाइपरेस्थेसिया इन शेरेन-स्टेंगल पॉजिटिव है। और ये किसकी क्लिनिकल फाइंडिंग है? एक्यूट अपेंडिसाइटिस की। बाल्डविन टेस्ट है, इसमें खासतौर से ये कंडीशन होगी रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस की कंडीशन होगी, रेट्रोसिकल अपेंडिक्स है, तो ऐसी कंडीशन में बाल्डविन टेस्ट पॉजिटिव होगा। इसमें पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं, फिर 90 डिग्री पर लेग को एलिवेट करते हैं और फ्लैंक एरिया के अंदर, राइट फ्लैंक के अंदर पेशेंट के राइट फ्लैंक के अंदर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को राइट लेग फोसा के अंदर पेन होगा तो हम बोलेंगे बाल्डविन टेस्ट पॉजिटिव। तो कौन सी कंडीशन इसमें बाल्डविन टेस्ट पॉजिटिव होगा? वो है रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस की कंडीशन। ऐसे ही जो पाल्पेशन के अंदर जो अदर फाइंडिंग हो सकती है, अपेंडिकुलर मास फॉर्मेशन हो सकता है या अपेंडिकुलर एब्सेस फॉर्मेशन अगर होगा तो अपेंडिकुलर मास पाल्पेबल हो सकता है। अपेंडिकुलर एब्सेस होगा तो एक स्वेलिंग होगी जिसके अंदर फ्लक्चुएशन पॉजिटिव होगा, तो ये फाइंडिंग भी हो सकती है। ऑस्कल्टेशन की अगर हम बात करें तो ऑस्कल्टेशन में बबल साउंड जनरली हम अगर अब ऑस्कल्टेट कर रहे हैं तो मिगरी अभी बबल साउंड मिल सकता है या बबल साउंड की जो मूवमेंट होगी वो प्रॉपर नहीं हो सकती। कई बार अगर पेरिटोनाइटिस की कंडीशन डेवलप हो रही है तो बबल साउंड लॉस हो सकती है, साइलेंट एब्डोमेन की कंडीशन भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे, क्लास यहीं तक।